नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हूँ मैं एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष। आप सब बहुत प्यार कर रहे हैं, आप बहुत कमेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ लाइक कर रहे हैं। दोस्तों यूके यूरोप में ठंड हो गई है और जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर काफ़ी माइनस में जा रहा है और बहुत ही सुहाना मौसम है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने प्रश्न उत्तर का ये जो नई सीरीज स्टार्ट की है, उसके अंदर हम प्रैक्टिशनरों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनको क्या स्ट्रगल होती है प्रैक्टिस में, उसको मैं लेके आया हूँ। दोस्तों आप को सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं यही आश्वासन दिलाता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पूर्णतः वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा उतरेगा और आपको एक प्रैक्टिशनर का सफल चिकित्सक बनाने में बहुत सहायक होगा। मैंने दोस्तों तकरीबन 30 साल में से 10-12 साल मैंने अपने ही देश के अंदर प्रैक्टिस की है और 20 साल मैंने यूके यूरोप में प्रैक्टिस की है और दोनों देशों में प्रैक्टिस करना मैं अपने आप में एक गौरव वाली बात समझता हूँ, ताकि इस सिस्टम का और ज़्यादा विकास हो। बाहर के देशों में ये दवाइयाँ कहीं न कहीं हमें जो 100 साल से कंपनी चल रही है उसके साथ मुझे काफ़ी अनुभव हुआ और पूरे यूके यूरोप के अंदर जो हमारी दवाइयाँ हैं, वो एक रूपता को दर्शाती हैं और कहीं न कहीं वैज्ञानिकता पर खरी उतरती हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि एक्चुअली में क्या सवाल आए हैं, क्या समस्याएँ हैं और मैंने आज के जो सवाल पर नज़र डाली, तो दोस्तों मुझे पता लगा कि कहीं न कहीं हमारे सिस्टम के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, वो आज भी प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी समस्याओं का सामना करते हैं। जितने भी सवाल आए हैं उसमें से ज़्यादातर सवाल प्रैक्टिस को लेकर हैं, डायल्यूशंस को लेकर हैं और मेडिसिन्स को लेकर हैं। ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि आज भी जो प्रैक्टिस है वो हमारे सिस्टम के अंदर एक प्रश्न चिन्ह उस पे लगा हुआ है कि क्यों कांस्टेंट रिज़ल्ट नहीं आ रहे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो पहला सवाल आया है किडनी को लेकर। सीकेडी हम कह सकते हैं दोस्तों, 2 देशों का जो नज़रिया है बीमारी को लेकर वो अलग-अलग है, लॉज़ अलग-अलग हैं, रूल रेगुलेशंस अलग हैं। तो यहाँ पर मैं अपने वीडियो के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिशनर के सवालों को जो कि एक बीमारी से ग्रसित हैं, उसके ऊपर मैं बात करूँगा और हमारा सिस्टम उसमें क्या कर सकता है, उसका समाधान मैं देता हूँ। लेकिन जो डायग्नोज़ परंपरा है वो यूके यूरोप के अंदर थोड़ी-सी डिफरेंट है। कहीं न कहीं अर्जेंट केस के ऊपर हमारे पास जो अथॉरिटीज़ हैं उसको फ़ॉलो करना बहुत स्ट्रिक्ट कानून है। तो उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि जो किडनी की जो फ़ंक्शन है वो कितनी परसेंटेज रह गई है। क्योंकि यहाँ पर 1% के बाद यानी कि 10 या 11 पर आते ही अगर सीकेडी यानी कि क्रोनिक जो किडनी पेशेंट्स होते हैं, उनके जो डायलिसिस उनको अनिवार्य हो जाता है। लेकिन ये बात अलग है कि डायलिसिस के बाद भी कुछ पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने के बाद उनको वापस रिवर्स होके नॉर्मल ज़िंदगी वो जी रहे हैं। लेकिन एक फ़ॉलो अप करना हमें बहुत ज़रूरी है, एक उनको गाइड करना कि यहाँ पर आपके जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, उन्होंने आपको क्या कहा है, तो वो हमें फ़ॉलो करना पड़ता है। अब सवाल है जो उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि सर्जरी एक बेहतरीन सिस्टम है, फाउंडर्स ने बड़ा ख़्याल रखा, हर ऑर्गन के ऊपर एक दवाई बना रखी है। तो आप देखिए कि उसके अंदर सीधा-सीधा हमारा सिस्टम सुपीरियर है। लेकिन अब रोग को अगर डायग्नोज़ करना है हमारे हिसाब से, तो आपको वो चीज़ें उसकी जो टेम्परामेंट है वो लेके आना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस 2 तरीके से की जा सकती है। एक प्रैक्टिस इस तरह से की जा सकती है कि सीधा आप उस पेशेंट को बताइए कि ये दवाइयाँ हैं, आप ले लीजिए। आपकी जो किडनी है उसको तंदुरुस्त करेगा और वो आपको सहायक करेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा डीपली जाके उसका नेचर क्या है, उसका मिक्स टेम्परामेंट में आ रहा है कि वो सैंग्यून के अंदर आ रहा है कि रस प्रकृति के अंदर, और मैंने प्रूव किया है कि कोई भी बीमारी टेम्परामेंट के अलावा नहीं हो सकती या टेम्परामेंट के अंदर ज़रूर आएगी। दायरा उसका कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो रस प्रकृति का हो सकता है, रक्त प्रकृति का हो सकता है या वो कहीं न कहीं नर्वस प्रकृति का हो सकता है।
लेकिन वो मिक्स्ड भी हो सकता है। तो ज़्यादातर जो केसेज़ होते हैं मिक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ कि किडनी को अपने आप खराब होने में या उसका जो फंक्शन स्लो होने में काफ़ी टाइम लगता है, या वो किसी और इनर कनेक्टेड ऑर्गन की वजह से, डाइजेस्टिव सिस्टम कह लो, हाई ब्लड प्रेशर कह लो या लीवर कह लो। तकरीबन लीवर अगर आपका अ, वो चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, प्रोटीन को नहीं, तो वो किडनी के ऊपर लोड ज़्यादा आता है। तो ये मोटी-मोटी समस्या है जो मुझे लगता है कि प्रैक्टिशनर्स को पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारा सिस्टम ये कहता है कि सर्जरी कहता है कि रूट कॉज़ पे जाना है, सिम्पटम्स पे नहीं जाना। अब आपके सामने तो एक सिम्पटम को ठीक कर रहे हो, किडनी के लिए आपने एक दवाई उठाई और आपने दे दी, और वही तो सारे सिस्टम वाले कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि पहली दवाई आपकी टेम्परामेंट होनी चाहिए। वो टेम्परामेंट क्या हुआ कि वो रस प्रकृति से है, यानी कि कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। आप देख लीजिए, कई बार ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और किडनी के पेशेंट्स में, और कई बार हाई ब्लड प्रेशर होता है किडनी के पेशेंट्स में, और वो कारण होता है कि आपके हाई ब्लड प्रेशर कांस्टेंट रहने की वजह से वो आपकी किडनी खराब हो रही है, या आपको डायबिटीज की वजह से आपकी किडनी खराब हुई है। तो कॉज आ रहा है ना समझ आपको, सिम्टम की बात नहीं चल रही है। मैं तो आपको सीधा बता सकता हूँ कि आप हमारी दवाइयाँ दे दीजिए, S6 दे दीजिए, C6 दे दीजिए, पर क्यों? ये तो सीधा और सीधा ऑर्गन की दवाई होगी, आप दे भी सकते हैं। तो आपने दे दिया, आपको थोड़ा-सा रिजल्ट आया, फिर रुक गया। क्योंकि उसके अंदर से एक चीज़ मिसिंग है और वो है टेम्परामेंट, प्रकृति, पर्सन की प्रकृति क्या है, और वहाँ पर हमारे फाउंडर्स ने और किसी भी सिस्टम के फाउंडर्स ने जोर डाला है। तभी तो वो जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है, एलोपैथी उससे अलग हो गए हम लोग। तो इसलिए इसका ध्यान रखिए कि किडनी डिजीज़ के अंदर लीवर इज़ अ वेरी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है लीवर। आप यकीन मानिए कि आप अपने किडनी पेशेंट को लीवर की दवाई दे दीजिए, साथ में वो डबल रिजल्ट्स देगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को S6 नहीं चूज़ करनी है, S5 चूज़ करनी है। उसका जो सिस्टम है वो लीवर के साथ लिंक्ड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आप S5 और C6 को चूज़ कीजिए। आप ये दोनों को दीजिए, आपको बिल्कुल उसका रिजल्ट आएगा। अब आप उसको मिक्स करोगे तो वो एक अलग मेरा जो आर्गुमेंट है वो उसके अंदर मिक्स नहीं करना चाहिए, आपको दोनों दवाइयाँ अलग-अलग देनी है। तो दोस्तों S5 को आप, जिसको हम बर्बरीज कॉम्प्लेक्स कहते हैं यहाँ पर, वो दीजिए, और C6 जिसको विंसीटॉक्सिकम कहते हैं कॉम्प्लेक्स, वो दीजिए। और साथ में ये ध्यान रखिए कि पेशेंट का जो हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं है, अगर है तो आप ज़रूर उसके अंदर ऐड कीजिए A1 एविना इन डाइल्यूटेड फॉर्म, यानी कि D12। अगर आपके पास D12 नहीं है तो आप D4 को 1 ड्रॉप इन ग्लास ऑफ वाटर में पेशेंट को पानी में डालने के लिए कीजिए, और आपको D4 ही देना है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें मेरे साथ में मैं आपको बताता चलूँगा कि आपको वो देना कैसे है। अब फिर अ, हमारी दवाइयाँ जो हैं यूके, यूरोप में बनी हैं, उसका एक सेट कायदा है, उसको हम देते आ रहे हैं पिछले 20 सालों से और हमें रिज़ल्ट आ रहा है। अब वो उसका स्टैंडर्ड भी एक तरह से है, उसका बनाने का भी ढंग एक तरह से है, और वो कांस्टेंट रिज़ल्ट्स दे रही है। तो दोस्तों आप अब उसकी दवाइयाँ एक बार ये फ़ॉर्मूला यूज़ कीजिए। अब यहाँ पर जो माइंड है वो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कुछ जो पेशेंट्स होते हैं वो नर्वस टेम्परामेंट्स के होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, उनको शुगर भी ठीक रहती है, उनका कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर उनकी किडनी के अंदर इफेक्ट आ गया, वो सीकेडी के पेशेंट बन गए। अब आप मुझे बताओ कि इसको आप किस तरह से लोगे? आप सीधा उसको S6 C6 दोगे तो वो कहीं न कहीं आपको टेम्परेरी रिजल्ट्स देगी, क्योंकि आप भी वही कर रहे हो जो सिम्पटम्स को लेके ठीक कर रहे हो। अगर फ़ियर जो है, बॉडी के अंदर फ़ियर जितना रहेगा, उतना जो स्लगिश रहेगा किडनी का फंक्शन। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि कहीं न कहीं जो फ़ियर है, वो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स जो सिक्रीट करता है उसके साथ रिलेशन है। तो कहीं न कहीं वो स्ट्रेस लेवल,
तो आपको यहाँ पर F1 एकोनाइट लानी ही पड़ेगी। अब दोस्तों उसके साथ थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो डाइट है वो कहीं ना कहीं प्रोटीन युक्त ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो रिलेटेड टू द किडनी है, वो उसकी डिजीज के साथ उसका रिजल्ट है। तो आप इसको दीजिए, और बिल्कुल भी आप उसके अंदर S6 डाल रहे हैं, आप उसके अंदर C6 डाल रहे हैं, आप उसके अंदर C17 डाल रहे हैं, आप उसके अंदर A1 डाल रहे हैं, तो ये मत कीजिएगा। सिंपल सा मैंने आपको फॉर्मूला बताया, आप उसको एक बार दीजिएगा, फिर उसके बाद आपको रिजल्ट आते हैं कि नहीं आते हैं, पहले ये स्टेप देखिए, और अगर आपको रिजल्ट्स आते हैं तो फिर आप उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर नहीं आते तो कॉज को जरूर ध्यान में रखिएगा, और फिर आप कहीं ना कहीं रिप्लेस स्टार्ट कीजिए कि S5 को रिप्लेस कीजिए S6 के साथ। C6 वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि सी के डी के पेशेंट के अंदर C6 का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और जरूर कहीं ना कहीं अगर उसका हाई ब्लड प्रेशर नहीं है तो E3 हाइड्रोटिस को लेके आइएगा दोस्तों इसके अंदर। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको पहला स्टार्ट करना है एक प्रोफेशनल तरीके से, और फिर धीरे धीरे रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेरा इसके अंदर आपको आशा करता हूँ कि आप इसको फॉलो करेंगे। अब दूसरा जो क्वेश्चन आया है वो आया है कि सोराइसिस के लिए ईएस स्पेसिफिक सिस्टम के अंदर क्या हो सकता है। दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है। 702 बीमारियां, 160 सालों का जो पूरा इतिहास हमने बनाया है उसके अंदर हमने पुराने से लेकर अभी तक का एक साइंटिफिक डाटा बनाया है, उसके अंदर सोराइसिस भी आता है। अगेन दोस्तों की सोराइसिस को हमें रस प्रकृति के साथ जोड़ना है, कि हमें उसको नर्वस के साथ जोड़ना है, कि सैंगियन के साथ जोड़ना है, ये एक पहला रहेगा। दो तरह से प्रैक्टिस की जा सकती है। अगेन एक तो डायरेक्ट कि आपके पास एक फार्मूला दे दीजिए और आप उसका दवाई दे दीजिए, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको प्रकृति को जांचिए, पेशेंट्स को रूट कॉज को ऊपर जाइए, फिर आप बताइए कि ये है। तो मैंने जो तरीका किया उससे सिस्टम भी आगे बढ़ेगा, आपकी नॉलेज भी आगे बढ़ेगी, और आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म भी आएगी, और पेशेंट को भी अच्छा लगेगा, और आप कहीं बैठकर साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर बात कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम ये कहता है। अगर आपने जोड़ तोड़ से कोई फार्मूले से किया हुआ तो कई क्वेश्चन उठेंगे। तो दोस्तों रास्ता आपको चुनना है। आपको मैं बताता हूँ एक दवाई, आप हैरान रह जाएंगे, और वो दवाई का नाम है S4, सरसा पैरेला यहाँ कहते हैं, और वो S ग्रुप के अंदर आता है। दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे कि S4 को देने से ही आपके पेशेंट के अंदर सोराइसिस के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा फिर प्रकृति के अंदर जाएं कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पर स्टडी करके S4 चूज किया। उसके अंदर कहीं ना कहीं मिक्स्ड और रस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और उसके अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं जो सोराइसिस है वो स्टबर्न है, जिद्दी, एक जटिल समस्या है। आप उसको नॉर्मल मत लीजिए, वहां पर वेनेरियो ग्रुप को लाना बहुत जरूरी है, और एक दवाई आप देंगे आपको बहुत रिजल्ट आए। कॉज उसके साथ क्या है कि उसका कुछ ना कुछ लिंक किसी चीज के साथ है, वो स्किन आ गया। तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं आपको बताता हूँ सेकंड नंबर की जो दवाई चूज करता हूँ वो C11 रस्टॉक्स पे जाता हूँ। उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं वो क्रॉनिक समस्या बन जाए। अब देखिए सोराइसिस एक अपने आप में एक जटिल समस्या है, वो आसानी से नहीं जाएगी, और उसको बहुत टाइम लगा है आने में, और वो एक घर करके बैठ गई है। तो उसके लिए आप छोटी-मोटी दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, कोई नुस्खे, और आपके पास तो पेशेंट पहले से ही ट्राई करके आया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि सोराइसिस के पेशेंट जो हैं, सर्जरी के अंदर जो आए हैं, वो सब कुछ ट्राई करने के बाद आए हैं। तो आप वहाँ पर भी वही स्किन के S3 यूज़ करेंगे, वही C3 यूज़ करेंगे, तो कहीं न कहीं आप कहीं न कहीं पीछे रह जाएँगे। तो दोस्तों आप एक दवाई ये यूज़ कीजिए, और उसके बाद यहाँ पर एक्सटर्नल का बहुत बड़ा रोल है। अब बात आई कि कुछ बीमारियों के अंदर हमें एक्सटर्नल देना ही नहीं, और इस बीमारी के अंदर हमें एक्सटर्नल देना है। तो आप देखिए कि इचनेस बहुत हो रही है, उसको खुजली बहुत हो रही है, तो आप वहां पर सबसे पहले क्या है, आपने मलहम लगा दी, कई चीज लगा दी। मैं आपको एक छोटा सा एक फॉर्मूला देता हूँ, आप फिर हैरान रह जाएंगे कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं। F2
और येलो इलेक्ट्रिसिटी जो जिसको हम सैम्ब्यूकस कहते हैं, उन दोनों को आप अलग-अलग 1 गिलास पानी के अंदर 20-20 ड्रॉप डलवा दीजिए आप। या पानी को आधा गिलास कर लीजिए गुनगुना सा, थोड़ा-सा गर्म कर लीजिए और उसको ठंडा होने में पेशेंट को बोलिए कि आप एक दवाई ये जो दोनों दवाइयाँ हैं, उनके दोनों को ड्रॉप को 1 गिलास पानी के अंदर डाल लीजिए और उसको कॉटन लेके, रुई लेके वो जहाँ पर वो समस्या है स्किन प्रॉब्लम उसके अंदर उसको एज़ ए लोशन लेप लगाइए। ये तुरंत आपको उनको एक तरह से जो उनकी इचीनेस है, जो उनको खुजली हो रही है, उसके अंदर तुरंत उसको आराम मिलेगा। अब यहाँ पर हम उसकी खुजली और जो सोराइसिस है उसको अलग ट्रीट करेंगे और विनका V5 का लेप वहाँ पर लगाएँगे। तो दवाई आप जो खिला रहे हो, वो S4 और C11 खिला रहे हो, लेकिन जो लगाने का तरीका है वो 2 क्योंकि उसको ज़्यादा इचीनेस हो रही है, तो इचीनेस के लिए सैम्ब्यूकस येलो से बढ़िया दवाई जब वो F2 के साथ मिलती है तो बहुत डबल रिजल्ट्स देती है। अब वो जो स्किन को रीजेनरेट करना है, जो उसको वापस हेल्दी स्किन लानी है, तो उसके अंदर हम विनका का लेप लगाएँगे तो वो रिजल्ट आएगा और दोस्तों आएगा। फिर प्रकृति क्या कहती है उसकी, अब वो मैंने आपको बताया एक कॉमन दवाइयाँ, मैंने जो अनुभव लिया है। अब आप उसके अंदर वो रिजल्ट आया, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आ रहा, तो आप ये कंटिन्यू करके प्रकृति की दवाइयाँ ज़रूर दीजिए कि क्या ये संगीन तो क्या हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है? क्या पैतृक तो नहीं है? क्या फैमिली में और फैमिली हिस्ट्री तो नहीं कह रही? या उसका डाइजेस्टिव सिस्टम या उसका रस बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, तो फिर आप उसके हिसाब से उसको दवाइयाँ दे सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। अब दोस्तों एक सवाल आया है कि 2 दवाइयाँ आपस में क्यों मिक्स नहीं करनी चाहिए? अब दोस्तों यहाँ पर मैंने कई बार आपको बताया है कि 2 दवाइयाँ मिक्स किस लिए नहीं करनी चाहिए, वो मेरे पूरे वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप को मैं यहाँ पर आज की वीडियो में इसका उत्तर दूँ तो उसके कई कारण हैं। मैंने समय-समय पर आपको मैं गाइड करना चाहता हूँ कि 2 दवाइयाँ कौन-सी कह रहे हो आप, कि मिक्स नहीं करनी चाहिए। एक ही ग्रुप की 2 दवाइयाँ अगर हैं, तो मिक्स नहीं करनी चाहिए। अगर वो अलग-अलग हैं, क्या ज़रूरत है हमें? अगर ज़रूरत नहीं है, तो आप मत कीजिए। अगर ज़रूरत है, तो क्या हमें वो करना अनिवार्य हमारे फाउंडर या हमारा सिस्टम कहता है? अब देखिए, मैंने आपको 2 बीमारियाँ अभी थोड़ी देर पहले बताई। अब अगर आप S5 और C6 को मिक्स करके दे देते हैं किडनी केसेज़ में, आप मुझे बताइए वो थर्ड कॉम्बिनेशन नहीं बना? कुछ और कॉम्बिनेशन बना ना? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सोराइसिस के केस के लिए एक केस का फ़ॉर्मूला बताया कि आप उसको S4 दीजिए और आप उसको C11 दीजिए। अब आप दोनों मिक्स कर दोगे, तो वो कुछ और बन जाएगा। तो S4 को अपना काम करने दीजिए, C11 को अपना काम करने दीजिए। आप देखिए ना, अब यहाँ पर हिस्ट्री में चले जाते हैं, फाउंडर में चले जाते हैं, तो उन्होंने ये 2 दवाइयाँ अलग-अलग क्यों बनाई? हम दूसरे सिस्टम्स में चले जाते हैं, वो अलग-अलग दवाइयाँ क्यों दे रहे हैं? वो भी तो मिक्स कर सकते हैं। अब मैंने कई बार पाया है कि आप हैरान रहोगे कि एक ही ग्रुप की 3 दवाइयाँ पड़ी हुई हैं उसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। अब उसके अंदर उन्होंने C5 भी डाला हुआ है, अब उसके अंदर C11 भी डाला हुआ है, अब उसके अंदर S5 भी डाला हुआ है, फिर आपने उसके अंदर S10 भी डाला हुआ है। तो आपने मैं उसको कहता हूँ खिचड़ी बना दी। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल आता है कि क्यों मिक्स नहीं करनी चाहिए? उसके 2 रीज़न्स बहुत देता हूँ मैं आपको। एक तो हमारा सिस्टम नहीं कहता और आप प्रोफेशनल नहीं हो, बस इसलिए नहीं मिक्स करनी चाहिए। बाकी अगर आप मिक्स करते हो, एक फ़ॉर्मूला बनाते हो, तो वो एक अलग आपकी साइंटिफिक प्रक्रिया में चला जाएगा। आपका पर्सनल वो एक अचीवमेंट होगी। उसको आप जब साइंटिफिक करार करने के लिए पब्लिश करोगे, तब आपको प्रूव करना पड़ेगा। वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के हिसाब से एक माहिर बनना चाहते हो, तो रिज़ल्ट्स देती हैं। अब मैं आपको एक यहाँ पर एक सवाल पूछता हूँ कि आपको कैसे पता कि आपने दोनों दवाइयों को मिक्स किया हुआ है, चारों को दवाइयों को मिक्स किया हुआ है?
तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि कौन सी दवाई ने ठीक किया, तो मुझे लगता है कि आपको उत्तर या अपने स्टूडेंट्स को आप ही पढ़ाओगे या अपने पेशेंट को आप ही बताओगे तो आप कंफ्यूज रहोगे कि किसने उसने सवाल पूछा, ये दोनों मिक्स करके दिया है। क्या वही फॉर्मूला दूसरे पे काम करेगा? लेकिन अगर आप अकेले-अकेले दिया होगा तो आपको पता होगा कि मैंने ये क्यों दिया है और इसने क्या किया है। तो ये डाटा उसको कहते हैं, साइंटिफिक डाटा अगर आपको बनाना है तो दोनों को मिक्स नहीं करेगा। और मैं सिस्टम्स के अंदर चलता हूँ जो लॉज़ हैं। हमारा ऑलरेडी कॉम्बिनेशंस बन चुके हैं, आप 2 कॉम्बिनेशन और बना रहे हो और उसमें भी बन चुके हैं। तो आप एक काम करो कि अपने फ़ॉर्मूलों को टेस्टेड करके फिर वो करो, तो 3 चीज़ें आ जाएँगी आपके सामने और उसके हिसाब से आप चल सकते हो। फिर कुछ चीज़ों पर आपको खुद सोचना है कि आपको कौन-सा रास्ता तय करना है, बाकी आप स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात मानें आप। लेकिन सिस्टम को आगे ले जाना है, तो हो सकता है कि ये रास्ता प्रोफ़ेशनलिज़्म का ज़्यादा अच्छा है। एक बार फिर दोस्तों जॉइंट को लेकर एक क्वेश्चन आया है कि आर्थराइटिस और जॉइंट्स में हमें कांस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते या हमको कई बार दवाइयाँ मिक्स करनी पड़ती हैं। इसमें आपका क्या कहना है? दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में शायद अर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस का एक बहुत अच्छा फ़ॉर्मूला बताया था। आप उसको देखकर दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बीमारी को ठीक करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है साइंटिफिक, एक होता है नॉन साइंटिफिक। आप सिस्टम को फ़ॉलो हुए आप सिस्टम को फ़ॉलो करते हुए अगर साइंटिफिक तरीके से ठीक करते हैं, तो बहुत अच्छा। अगर आप साइंटिफिक तरीके से नहीं ठीक करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा। लेकिन उसको आप एक आने वाले जनरेशन को आगे फ़ॉलो अप करवाना चाहते हैं, उसके अंदर डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सवाल खड़े होंगे। अब कई बार क्या होता है कि जॉइंट प्रॉब्लम्स को मार्केट के अंदर कुछ दवाइयाँ ऐसी बनी हुई हैं, जो खा के आराम आ जाता है। सिम्प्टोमेटिक कितनी दवाइयाँ हैं। यहाँ तक कि हमारे पेशेंट आके बताते हैं कि हम हल्दी लेने से हमें फ़र्क पड़ रहा है और काली मिर्च लेने से हमें फ़र्क पड़ रहा है। तो दोस्तों अगर आप प्रैक्टिशनर सर्जरी के बन के बैठे हो और किसी के साथ डील कर रहे हो, क्या आप उसको हल्दी लेने के लिए प्रेरित करेंगे? क्या आप उसको बोलेंगे काली मिर्च ले लें? आपको यहाँ पर दिखाना है कि मैंने अपनी सर्जरी से कैसे ठीक किया, तो उस बेस पर मैंने आपको वो फ़ॉर्मूला बताया। लेकिन अगर आप इसको मिक्स करके देते हैं, तो आपको खुद नहीं पता चलेगा। मैं आपको दावे के साथ आपको एक बात बताता हूँ, आप जितनी मर्ज़ी दवाइयाँ मिक्स कर लीजिए, आप उसके अंदर C4 मिक्स कर लीजिए, C11 मिक्स कर लीजिए, आप उसके अंदर अ अ, F1 मिक्स कर लीजिए, आप उसके अंदर यहाँ तक कि अ, एस ग्रुप की S5 भी मिक्स कर लीजिए। मैं आपको दावा कहता हूँ आपके पास रिज़ल्ट आएँगे। लेकिन क्या वो केस हिस्ट्री बन पाएगा? क्या उसकी प्रकृति आपको एक केस हिस्ट्री बनाना है, तो आप सीधा लिखेंगे कि मेरे पास अर्थराइटिस का पेशेंट आया था और मैंने ये मिक्सचर दिया था जिसके अंदर 5 दवाइयाँ मिक्स हैं और उसको मैंने अ अ, डाइल्यूशंस कौन से में दिया है और कई बार तो लिखते ही नहीं है। तो आपने उसको D5 दिया, D6 दिया कुछ भी दिया, D10 दिया, तो आपने सारी दवाइयों का डाइल्यूशन अलग-अलग दिया कि सेम दिया? तो आपको रिज़ल्ट आ गया। अब यही हल्दी वाला भी उसको ठीक कर रहा है, यही दूसरे सिस्टम वाले भी उसको ठीक कर रहे हैं। तो आपका और उन सिस्टम्स के साथ जब कॉम्पिटिशन हुआ, आपको साइंटिफिक स्टडी हुई तो आप कैसे प्रूव करेंगे? अब मैं आपको बताता हूँ कि अकेले C11 से आप अर्थराइटिस ठीक कर सकते हैं। मैंने उसके अंदर C3 भी बता रखा है आपको। अल्टरनेटिव करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट्स आएँगे। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आप C11 और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी D4 के अंदर दे दीजिए, आपको आराम आएँगे। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि यहाँ पर मैं प्रोफ़ेशनलिज़्म की बात कर रहा हूँ, आपको एक्सपर्ट बनाने की बात कर रहा हूँ। अगर उसको सिम्प्टोमैटिक ही एकोनाइट ही F1 आप D12 दे देंगे,
तो आपको उसके अंदर दावे के साथ उसका जो पेन है वो कम हो जाएगा, लेकिन पेशेंट ठीक नहीं होगा परमानेंट। आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि उसने नर्वस सिस्टम को काम डाउन कर दिया, लेकिन वो परमानेंट ठीक नहीं हुआ। अब सवाल उठता है यहाँ पर कि आपको पेशेंट को सारी उम्र दवाई खिलानी है कि उसको परमानेंट ठीक करना है। अगर आपने परमानेंट ठीक करना है तो प्रकृति को देखना अनिवार्य हो जाएगा। दोस्तों, आपको समझना ये है कि आपको वो 2 दवाइयाँ, आपने कोई भी दवाइयाँ मिक्स कीजिए। मुझे आप कमेंट्स में लिखिएगा, आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा कि आपने एक दवाइयाँ मिक्स करके दी और आपने क्या फ़ॉर्मूला यूज़ किया। मैं आपको, आपने जो मिक्स की है, उसी दवाइयों को अकेले-अकेले देने पर ठीक करके दिखाऊँगा। आप करके देख लीजिएगा। आप अपने पेशेंट को एक मिक्स कॉम्बिनेशन दीजिए और एक अकेला-अकेला वही दे दीजिए। आपने C4 डाला हुआ है, आपने उसके अंदर C4 डाला होगा, तो C4 अकेला देखिए, आपको रिज़ल्ट आएगा। आपने उसके अंदर F1 डाला होगा, आप अकेला दीजिए, उस आपको रिज़ल्ट आएगा। तो दोस्तों, हमारा एक दायरा है, हमारे फाउंडर्स ने एक सिस्टम को एक रूपरेखा दी है, उसको अलग-अलग देने के लिए बोला है। अब आप मिक्स कर रहे हो तो आप एक नई दवाई बना रहे हो, तो उसको आप ट्रायल करके लॉन्च कीजिए। लेकिन वो किस कैटेगरी में रखेंगे ये आपको फिर भी बताना पड़ेगा। उसको आप पेटेंट की स्पेशल पेटेंट बनाएँगे, फिर वो आप सबको देंगे, या आप उसको सिंगल जो 60 दवाइयाँ हैं उनके हिसाब से देंगे। जब वो पढ़ाएँगे तो आपकी जब किताब बनेगी, तो वो किताब के अंदर सिर्फ़ आप बोलेंगे कि ये मैंने मिक्स करके दे रखा था। बहुत सवाल हैं। आप जब पढ़ाएँगे किसी को तो उसके किसी दूसरे प्रैक्टिशनर को बताएँगे, आप ये फ़ॉर्मूला देखो, मैंने बना रखा है, मिक्स कर रखा है और ये ले लीजिए। और वो वहाँ पर काम किया, नहीं किया। अब अचानक वो पर्सन बोल रहा है कि मुझे सीखना है। तो आप एक पेटेंट दवाई के ऊपर क्या सिखाएँगे आप उसको? प्रकृति कैसे सिखाएँगे आप? तो ये कुछ सवाल हैं, आप इसके ऊपर अगर आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। बाकी दोस्तों, आप स्वतंत्र हैं। आपको जो करना है आप कर सकते हैं। वैसे तो दादी माँ के नुस्खे भी बहुत अच्छे ठीक कर रहे हैं। मैंने सुना है कि कुछ पेशेंट्स को सिर्फ़ और सिर्फ़ जूसेस, नेचुरल जूसेस पिला के भी लोग ठीक कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि आपने ज़रूर वो पेशेंट के साथ में कुछ ना कुछ और खाते हैं। पर एनीवे, डायलूशन्स पे कुछ सवाल आए हैं। उसमें से एक सवाल ये है कि मैटी जी ने भी तो ओल्ड डायलूशंस ग्लासेस के बेस पे दिया, तो वो हम लोग आज क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि नहीं कर सकते। अगर आप ओल्ड फिलॉसफी को कैरी ऑन करना चाहते हैं, समय बदल गया है, 21 सेंचुरी आ गई है, लेकिन फिर भी जो नींव डाली है, क्योंकि हमारे फाउंडर का सवाल अगर यहाँ आ गया है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो बिल्कुल आप करिए कीजिए, आपको रोकता कौन है? लेकिन आपको मालूम है कि वो एसेंस से जो ग्लास बनाते थे वो खुद नहीं बनाते थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दवाई भेजते थे कि आप वो अपने कैसल से दवाइयाँ पानी में मिलाकर भेजते थे। सवाल मेरा आपको है, दवाइयाँ भेजते थे और वो पेशेंट को बोलते थे, "एक पिल इन ग्लास ऑफ वाटर।" फिर उसमें से वो दूसरे ग्लास ऑफ वाटर में जाता, फिर उससे तीसरे और तीसरे के बाद बंद हो गया। तो दोस्तों, आपने सवाल खुद किया है और आप ज़रा एक बार फिर से इसको हिस्ट्री को पढ़िएगा। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप पुराना बल्ब जो आज से 100 साल पहले जो इन्वेंट हुआ था, क्या वही लगाना चाहेंगे आप अपने घर में? वो तो इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब बनाने वाले ने तो कमाल कर दिया ना वर्ल्ड के अंदर। तो कोई भी इन्वेंशंस के अंदर आप जोड़ लीजिए फिर। क्या वो पुराना सिस्टम आज भी अपने घर में रखेंगे कि आप अपडेट करते हैं? अपडेट करते हैं तो सिस्टम को भी अपडेट कीजिए। उसी की इलेक्ट्रिसिटी वही बल्ब है, वैसे ही काम करता है, लेकिन शेप्स अलग हो गई, बहुत मॉडर्न हो गया। तो आप भी ऐसे कीजिए ना। आप हमारा जो फर्स्ट ग्लास है वो D4 हो गया, जो सेकंड ग्लास है वो D8 हो गया, जो थर्ड ग्लास है वो D12 हो गया। तो आप पानी खुद मत मिलाओ ना पेशेंट को क्या। तो दोस्तों, बहुत सवाल हैं, उसके अंदर मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता, क्योंकि
कईयों को फिर बुरा लगता है। और भी कई सवाल हैं वो अगले वीडियो में लेंगे हम। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ और ये मानने की बात है, कई लोग पानी से ठीक हो रहे हैं, कई लोग सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से ठीक हो रहे हैं, कई लोग अपने इतने ही प्रकार के सिस्टम चल रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन जब सर्जरी की बात आएगी, आपने क्या पढ़ा है, आप किसमें प्रैक्टिस करते हो, आपका सिस्टम क्या है, आप उसके अंदर क्या काम कर रहे हो, आपका क्या डाटा है। तो जब ये सवाल आएँगे तो आपको अपने आपने आप वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि मैंने सिस्टम को के साथ-साथ कुछ और भी दिया था, मैंने सिस्टम के अंदर ये मिक्स किया था। जो कायदा है उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको जैसा अच्छा लगता है, आप वैसा कीजिए। दोस्तों जाने से पहले मैं कुछ एक सवाल आए हैं जो कि जर्मन की मेडिसिन्स को लेकर हैं और कइयों ने कहा है कि क्या ये मिलने का क्या तरीका है? कई लोगों ने जर्मन की दवाइयों की डिमांड की है और वो चाहते हैं कि दवाइयाँ मिले और साथ ही साथ कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या वो महँगी हैं दवाइयाँ? दोस्तों उसका मैंने बड़े प्यार से एक जवाब दिया था पिछले वीडियो में और हमेशा देता रहूँगा। अ, आपको क्या सूट करता है, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, उस हिसाब से आप चलिए। हम लोग को क्या अच्छा लग रहा है, क्या सत्यता है, क्या वैज्ञानिकता है, कैसे हम एक प्योर दवाइयाँ प्रैक्टिशनर्स को दे सकते हैं, उस हिसाब से हम लोगों ने एक रूपरेखा बनाई है। और आप स्वतंत्र हैं, कितने ही प्रकार की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, वो आपको देखना है। पर दोस्तों अ, बिल्कुल, जर्मन से बनी हुई दवाइयाँ हमारे अपने देश के अंदर भी मिल रही हैं और यूके, यूरोप के अंदर भी मिल रही हैं और हम लोगों ने ये ख़ास ख़्याल रखा है कि वो देश के हिसाब से मिले और उसके अंदर जो उसका मूल्य है वो हम लोग कहीं न कहीं देश के हिसाब से उनकी स्थितियों को ध्यान में रखकर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप को क्वालिटी वाइज़ और प्योर दवाइयाँ अगर लेनी हैं, तो हमारे पास उपलब्ध हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस के अंदर इस सिस्टम का कुछ भला हो, इस सिस्टम का कुछ डाटा बने, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।